हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है, अध्याय है ज्योग्राफी का, वो है तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। ज्योग्राफी का हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के तहत आज के इस अध्याय में हम इसके कंप्लीट जो ये चैप्टर है पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। नोट्स भी हमारे पास बने हुए हैं जो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो जहाँ तक हमने देखो बात करते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है उन आर्थिक गतिविधियों को जो आय के लिए हम जो कार्य करते हैं उनको विभिन्न जो है वो क्रियाकलापों में विभाजित किया जाता है। जैसे प्राथमिक गतिविधियां हम पढ़ चुके हैं, द्वितीय गतिविधियां हम पढ़ चुके हैं। अब हम तृतीय गतिविधियां देखेंगे कौन कौन सी होती है और चतुर्थक गतिविधियां भी कौन सी होती है। साथ ही साथ इसमें जो पंचमक गतिविधियां होती है वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस जो है अपना इस अध्याय का वो क्या रहेगा। तो इस अध्याय का अपना जो सिलेबस है उसमें हम पढ़ेंगे तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप के इस अध्याय में तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार। तीसरे जो क्रियाकलाप हैं, थर्ड सेक्टर के जो क्रियाकलाप है वो कौन कौन से हैं। इसी में हम वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य पढ़ेंगे। इसी में हम फुटकर व्यापार पढ़ेंगे। इसी में हम थोक व्यापार पढ़ेंगे। फिर परिवहन, संचार, दूरसंचार सेवाएं पढ़ेंगे। तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग पढ़ेंगे। कुछ चयनित उदाहरण देखेंगे जैसे पर्यटन है, पर्यटन प्रदेश, पर्यटन आकर्षण, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जैसे चिकित्सा पर्यटन। चतुर्थ क्रियाकलाप हम देखेंगे। पंचमक क्रियाकलाप भी हम इसी में पढ़ेंगे और इसमें है बाह्य स्रोतन यानी जिसे आउटसोर्सिंग अपन कहते हैं, और अंकीय विभाजन। आइए एक एक करके देखते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। और तृतीय क्रियाकलाप से शुरुआत करते हैं। तो हमारे अध्याय का पहला पॉइंट ही है आज का तृतीयक क्रियाकलाप। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर्स। तो तृतीय क्रियाकलाप का संबंध विशेष रूप से अगर हम देखें तो ये अमूर्त सेवाओं से है। अमूर्त सेवाओं का मतलब होता है केवल सेवाएं देना। जैसे एक अध्यापक होता है तो उसका कार्य भौतिक रूप से नहीं दिखता, लेकिन वो जो काम जो किया जाता है उसकी जो सेवाएं होती है, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, तो ये सेवाएं जो है वो इसमें जाएगी। ये अमूर्त सेवाएं कहलाती है। इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। प्रत्येक व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। मतलब क्या होता है, अमूर्त सेवाएं। अमूर्त सेवाओं से क्या तात्पर्य है कि भौतिक रूप से कोई भी वस्तु नहीं बनेगी या फिर किसी वस्तु का रूप परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हम अनाज उत्पादन करते हैं, उसी तरीके से हम द्वितीय सेक्टर में उसी चीज का रूपांतरण करते हैं, लेकिन थर्ड सेक्टर जो है इसमें उत्पादन नहीं होगा, उसमें सेवाएं दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे शिक्षण का जो कार्य है ये एक अमूर्त कार्य है, ये थर्ड सेक्टर में जाएगा। बैंकिंग जो है, परिवहन है, संचार की जो सेवाएं होती हैं, वाणिज्य और व्यापार, ये सभी जो है ना कार्य करते हैं, गतिविधियां होती है, लेकिन ये अमूर्त कार्य हैं। इनसे वस्तुएं नहीं बनती है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, तो ये थर्ड सेक्टर में जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखो इसके कुछ उदाहरण जो है, अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि ये अमूर्त सेवाएं होती है थर्ड सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र को अगर हम विस्तार से देखें तो आप इस एक टेबल से ही समझ जाएंगे कि सेवा क्षेत्र क्या है। तो देखो, सेवा क्षेत्र में एक तो होता है तृतीय क्रियाकलाप और इसका एक होता है चतुर्थ क्रियाकलाप। सेवाएं जो है वो अलग अलग सेक्टर में विभाजित की गई है। और एक होता है पंचमक क्रियाकलाप। सबसे पहले हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्रियाकलाप तो है, तो इस तृतीय क्रियाकलाप को हमने व्यापार और वाणिज्य में विभाजित किया है। इसे हम परिवहन भी इसमें शामिल करेंगे, संचार की जो सेवा है वो भी इसमें शामिल होगी, और साथ ही साथ जो है वो अन्य सेवाएं और कोई रह गई वो भी इसमें शामिल करेंगे। जहां तक व्यापार और वाणिज्य की बात है, तो व्यापार और वाणिज्य में एक तो होता है थोक व्यापार। थोक व्यापार मतलब होलसेल जो बिजनेस होता है, और दूसरा होता है फुटकर व्यापार, जिसे हम रिटेल बिजनेस कहते हैं। छोटे छोटे जो दुकानें होती है, जो छोटे दुकानदार होते हैं वो इसमें आते हैं। जहां थोक व्यापार की बात है तो इसमें एक तो होता है नगरीय आपूर्ति घर और एक होता है ग्रामीण मंडियां। ये दो प्रकार का होता है थोक व्यापार।
फुटकर व्यापार की बात करें तो फुटकर व्यापार भी नगरीय भी होता है और ग्रामीण भी होता है। नगरों में भी छोटी छोटी दुकानें होती है और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम फुटकर व्यापार की बात करें, छोटे मोटे व्यापारों की बात करें, तो इसमें जो है ना आवधिक बाजार भंडार यानी कि हॉट बाजार कहते हैं अपने, आपने देखा होगा विशेष करके जैसे महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पे गांवों में है ना अलग अलग डे वाइज जो है वो मार्केट लगता है, बाजार लगता है कि भाई आज सोमवार को इस इलाके में लगेगा, मंगलवार को दूसरे इलाके में लगेगा, उसके बाद ऐसे वार वाइज आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हॉट बाजार कहलाते हैं। इसमें होता है फेरी वाले हैं, लोक वितरण स्कीम है, ये सारे शामिल की जाती है। जहां तक नगरीय फुटकर व्यापार की अगर हम बात करें तो इसमें श्रृंखला भंडार होते हैं, डाक ऑर्डर होते हैं, सुलभ बाजार केंद्र होते हैं, लोक वितरण योजना होती है। ठीक है, अब डाक ऑर्डर में भी दूरभाष है, इंटरनेट है। तो यहां से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के और अति लघुतरात्मक प्रश्न यहां से बन सकते हैं। परिवहन की अगर बात करें, सेवा क्षेत्र में जब हम परिवहन को लेते हैं, अभी हमने देखा व्यापार और वाणिज्य को, तो व्यापार और वाणिज्य को हमने दो भागों में बांट लिया। एक होता है थोक व्यापार, दूसरा होता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार को ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, फुटकर व्यापार को भी ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, और इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट देखा है। परिवहन की बात करें तो इसमें देखो आता है, एक तो रेल परिवहन आता है ना, रेलों के जाल बिछे हुए हैं। उसके बाद फिर आता है सड़क परिवहन, फिर आता है जल परिवहन और फिर आता है वायु परिवहन। ठीक है, ये चार प्रकार का परिवहन हो गया। जहां तक जल परिवहन की बात है तो जल परिवहन एक तो आंतरिक जल परिवहन होता है, मान लीजिए कोई तालाब है, कोई झील है या फिर नदियां हैं, तो नदी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। और एक होता है महासागरीय परिवहन, और महासागरीय जो परिवहन है इसमें यात्री सेवा और माल सेवा, मतलब माल को भी आयात करना और निर्यात करना दोनों चीजें होती है। और इसी तरीके से वायुयान जो है, वायु परिवहन जो है, तो आसमान आकाश के जरिए जो वायुयानों के जरिए जो किया जाता है। नेक्स्ट आता है संचार। तो संचार में जो इसमें परिवहन के साधन भी देखेंगे हम। संचार जैसे मान लो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों का जाना, इसमें दूर संचार भी आएगा। दूरभाष जैसे भू लाइन और मोबाइल, ये दो प्रकार का हो गया। और फिर होता है संचार जो है वो दृश्य और श्रव्य, तो इसमें फिल्में हैं, रेडियो है, टीवी, मुद्रण मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिका है ना, प्रिंट मीडिया। तो ये सारी चीजें जो है वो संचार में आ गई। तो संचार को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो होता है परिवहन का परिवहन के साधन, वो संचार में, और एक होता है ना वार्तालाप जो जैसे अपन करते हैं, तो वो भी संचार में जाएगा। अन्य सेवाओं में मौद्रिक बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, अचल संपदा हो गई, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो है वो भी यहाँ पे देखेंगे, जैसे व्यक्तिगत, व्यावसायिक, गैर सरकारी संगठन। चतुर्थक क्रियाकलाप में जाएंगे तो इसमें क्या होता है, चतुर्थक में सूचना आधारित जो गतिविधियां होती है वो चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल की जाती है। अनुसंधान और विकास से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो भी चतुर्थक में जाते हैं। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखना, एक तो होता है कि सूचना आधारित जितनी भी गतिविधियां हैं, और फिर होता है अनुसंधान और विकास, यानी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो नई नई खोजें होती है, जो नए नए विकास होते हैं, वो चतुर्थक में जाएंगे। और पंचमक में जाते हैं तो इसमें होता है विशेषज्ञ है, निर्णय करता है, परामर्शदाता है और नीति निर्धारक है। तो बहुत ही हाई लेवल की जो एक्टिविटीज होती हैं वो जाएगी पंचक में। इसमें केवल जो है वो एक प्रकार से सलाह देने का कार्य, नीति का निर्धारण करने का कार्य वो पंचमक क्रियाओं में किया जाता है। अब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और तृतीय क्रियाकलापों का वर्गीकरण अगर हम करें तो हमने वैसे डिटेल में पढ़ लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं। एक तो इसमें आएगा व्यापार, परिवहन आएगा, संचार आएगा और सेवाएं आएगी। ये मोटे तौर पर हमने यहाँ पे देखो चार भागों में इस तरीके से इनको विभाजित किया था, है ना। तृतीय क्षेत्र को अगर हम बात करें, तृतीय क्षेत्र की, तो ये तृतीय क्षेत्रों को इस तरीके से हमने विभाजित किया, चार भाग इसके हो गए। एक एक करके लेते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम व्यापार की। तो व्यापार में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यापार में कि कोई जो उत्पादित वस्तु है तो उनको बेचना लोगों तक या फिर उनको खरीदना, ठीक है। तो अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी खरीदने बेचने को हम व्यापार कहते हैं। अब ये व्यापार फुटकर व्यापार भी होता है और होलसेल व्यापार भी होता है, जिसे हम थोक व्यापार कहते हैं, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है थोक व्यापार और दूसरा होता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार का क्या होता है कि इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से
बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। तो ये तो होता है थोक व्यापार। दूसरा होता है फुटकर व्यापार, मतलब छोटा छोटा व्यापार जो होता है। इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। अब इसमें बिचौलिए शामिल नहीं होंगे, डायरेक्ट जिस व्यक्ति को चीज उपभोग करनी है वो व्यक्ति खुद वहां पे जाके वस्तु खरीदेगा। इसके स्वचालित अंतर्गत फुटकर दुकानें, रेहड़ी वाले, बिक्री मशीनें, डाक आदेश आदि इसमें शामिल होते हैं फुटकर व्यापार में। आगे है नेक्स्ट उत्पादक। देखो, जो उत्पादक क्या होता है? जो बनाने वाला होता है, वस्तुएं जो बनाता है, उत्पादन करता है। थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी और फिर उपभोक्ता यानी प्रयोग करने वाला। तो ये पूरी एक श्रृंखला रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे है व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र क्या होता है? व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों और नगरों में होता है और इन्हें हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापार के स्थान कहाँ कहाँ पे व्यापार होता है? तो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं, गांव में जो बेचने के केंद्र होते हैं तो वो व्यापार ग्रामीण विपणन केंद्र हो गए। इसी तरीके से नगरीय बाजार हो गए और आवधिक बाजार भी इसमें हो गए। ग्रामीण विपणन की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, मतलब न पूरे विकसित नगर नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं होता है, बीच का जो होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं और निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। इसमें से अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। तो आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि जो नगरीय क्षेत्र होता है उसका जो बाहरी भाग होता है वहां पर इस प्रकार के हॉट बाजार लगते हैं। जो लोग जो है ना, आसपास के जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, नगरीय लोग भी वहां जाते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं, तो ये बीच का इलाका जो है वो कहलाता है। तो यहाँ इस तरीके से ये अपना अपना सामान अस्थायी रूप से दुकानें लगा करके वहां नीचे सड़क पर बैठ जाते हैं और अपना जो है वो चीजें बेचते हैं। इसके बाद नगरीय बाजार केंद्र की अगर बात करें तो आपने देखा होगा नगरीय बाजार केंद्रों में तो आजकल जो जितने भी ये बड़े बड़े स्टोर होते हैं सारी चीजें एक ही दुकान पर जैसे मिलती है। तो नगरीय बाजार केंद्र में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती है और ये नगरों में स्थित होते हैं और नगर वासियों को सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा स्टोर है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड में सामान होता है, लोग बीच में व्यक्ति घूमते हैं, इधर उधर चीजें देख करके इकट्ठी करके और फिर काउंटर पे जाते हैं, बिल कटवाया और लेकर के रवाना। तो ये नगरीय बाजार केंद्र हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आवधिक बाजार। देखो आवधिक बाजार क्या होता है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद में एक मार्केट लगेगा, कुछ दिन रहेगा, फिर वो सारी दुकानें किसी और दूसरे स्थान पे जाती है, वहां पर वो लोग थोड़े दिन रहते हैं, चीजें बेचते हैं। परमानेंट बाजार नहीं होता है, एक समय के अंतराल के साथ ये जो है वो बाजार लगाए जाते हैं। तो इसे आवधिक बाजार कहते हैं। अवधि के अनुसार लगते हैं, समय के अनुसार लगते हैं। ये साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं, मतलब या तो सप्ताह भर रहेगा या फिर 15 दिन रहेगा, हो सकता है कहीं कहीं पर जो है वो महीने भर भी लगते हैं, जो आसपास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये आवधिक बाजार कहलाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में अंतर क्या है। हमने देखा ग्रामीण विपणन केंद्र मतलब जो आते हैं लोग अपनी जमीन पे दुकानें लगाते हैं, कुछ दिन रहते हैं और चले जाते हैं। तो वहाँ पे ग्रामीण लोग भी जाते हैं और शहरी लोग भी वहाँ पे आते हैं। साथ ही साथ जो नगरीय केंद्र होते हैं तो उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से लगाई होती है और एक ही टाइप की चीज़ें एक जगह रहती है, फिर दूसरी टाइप की चीज़ें दूसरी जगह रहती है। तो एक व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे ये काम होता है। अगर देखो हम ग्रामीण विपणन केंद्र की बात करें तो ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। निकटवर्ती बस्तियों से तात्पर्य है बच्चों कि जहाँ पे ये दुकानें लगेगी तो उसके आसपास के जितने भी जैसे गांव होते हैं, पास के सभी गांव होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे आते हैं अपना अपना सामान खरीदने के लिए। उनको पता होता है कि भाई इस समय यहाँ पे मार्केट लगता है, तो वो लोग वहाँ पे आते हैं। और ये केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। नगरीय विपणन केंद्र, इसमें क्या होता है कि ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं और ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तुएं और सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्रों में व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती है, जबकि ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं और ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति ही करते हैं, जबकि ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अभी देखो अब परिवहन की बात करते हैं।
तो परिवहन में देखो क्या होता है, परिवहन जो है ना कि वस्तुओं और व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने और ले जाने की जो सेवा होती है वो परिवहन कहलाता है। साधनों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, परिवहन सबसे मुख्य सेवाओं में से एक है। बाकी सभी सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर ही निर्भर है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें भू क्षेत्र आ जाता है, विकास का स्तर है, परिवहन के साधनों की उपलब्धता है, मार्गों की स्थिति है और मांग है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम कि परिवहन में नोड और योजक का अर्थ क्या है। थोड़ा सा इसको समझिए, कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है, नोड किसे कहते हैं, योजक किसे कहते हैं। तो दो अथवा अधिक मार्गों की संधि है ना, दो मार्ग हैं और वो जहां मिलेंगे, दोनों मार्ग जहां मिलते हैं, तो जो संधि स्थल होता है एक उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या शहर नोड होता है। तो जहां दो बड़े मार्ग आकर के मिलते हैं वहां पर जो स्थान होता है वो एक कस्बा हो सकता है, एक बड़ा शहर हो सकता है, तो वो कहलाता है नोड। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे एक सड़क इधर से आ रही है ना, दूसरी सड़क यहाँ से आ रही है और यहाँ पे दोनों सड़कें मिलती है, तो यहाँ पे जो कस्बा विकसित होता है वो कहलाएगा नोड, वो कहलाएगा नोड। ठीक है, तो ये तो हो गया नोड। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक यही सड़क और आगे जा रही है, यही सड़क आगे जा रही है और एक कस्बा यहां पर भी है, मान लीजिए एक कस्बा यहां पर भी है, तो इसको और इसको जोड़ने वाली जो ये जो सड़क है ना, ये सड़क है, ये योजक सड़क कहलाती है, ये होती है योजक सड़क। ठीक है, मतलब एक कस्बा ये है और एक ये है, इनको जोड़ने वाली जो सड़क है ये है योजक सड़क, योजक, ये तो हो गई योजक। और इसी तरीके से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कस्बा है, अब एक सड़क यहां से आ रही है और एक सड़क ये जा रही, तो ये इस बीच में जो आया ना, ये हो गया उसका नोड। अब देखो, अब यहां पे देखेंगे हम पर्यटन। तो पर्यटन जो है ना, पर्यटन एक यात्रा होती है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो मुख्य उद्देश्य व्यापार नहीं होता है। पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का मनोरंजन करना। लोग थोड़े दिन घूमने के लिए जाते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में, सर्दी की ऋतु में, तो वो पर्यटन कहलाता है। और पर्यटन में लोग अपने निवास स्थानों एवं कार्य स्थानों से अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन करते हैं, घूम फिर करके वापस आ जाते हैं। तो ये जो है ना, इससे भी लाखों लोगों को रोजगार मिलता है ना। करोड़ों लोग जो है वो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, लोगों को गाइड करते हैं, या होटल जो हो गए, या फिर जो साधन हो, जो व्हीकल्स होते हैं जो उनको लाने ले जाने का काम करते हैं, और जो खाने पिलाने वाले लोग होते हैं, सामान बेचने वाले लोग होते हैं, वो पर्यटन पे अपना व्यवसाय चलाते हैं। पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे हम। तो भाई देखो, पर्यटन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करते हैं। एक तो होता है मांग। विगत शताब्दी से अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ी है। उच्च जीवन स्तर और बढ़े हुए आराम के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन पर जाते हैं। तो धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ रहा है। हर कोई जो है वो घूमने जाना चाहता है। हर कोई पहाड़ी क्षेत्र पे जाएगा, हर कोई समुद्री किनारे पे जाएगा, हर कोई धार्मिक पर्यटन के जो स्थल होते हैं वहां पे जाना चाहता है। इसमें तो एक तो हो गया मांग, इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर होता है परिवहन। तो परिवहन सुविधाओं में सुधार के कारण पर्यटन क्षेत्रों का विकास हुआ है। पहले क्या होता था कि प्राइवेट साधन नहीं होते थे, तो सार्वजनिक जो व्हीकल्स होते थे उनका यूज करना होता था, या तो ट्रेनों में जाना होता था या बसों में जाना होता था। अब जैसे जैसे परिवहन के साधनों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे पर्यटन और भी जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए वायु परिवहन ने घरों को विश्व के सभी पर्यटन स्थलों से जोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका तीसरा है, वो है पॉइंट है जलवायु। पर्यटन को प्रभावित, जलवायु जो है पर्यटन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है कि कुछ ठंडे देशों के पर्यटकों को गुनगुनी धूप में पुलिनों पर मौज मस्ती करने की इच्छा होती है। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यही एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए भी लोग जो है वो वहां पे पर्यटन करते हैं। फिर भूदृश्य भी प्रभावित करता है। कुछ लोग मनोरम और मनोहर पर्यावरण में छुट्टी बिताना पसंद करते हैं। इसके लिए पर्यटक पर्वतीय स्थलों में जाते हैं, झीलों के आसपास जाते हैं जो दर्शनीय स्थल होते हैं, और समुद्र तटों पर जाते हैं। मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से जो है वो अपरिवर्तित भूदृश्यों को देखने की इच्छा होती है।
तो लोग इसलिए भी पर्यटन करते हैं। साथ ही साथ इतिहास और कला के महत्व को भी ध्यान में रखा जाता है। तो प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित स्थल और पुरातात्विक महत्व के भवन भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कोई पुराने किले होते हैं, पुरानी हवेलियां होती है, और साथ ही साथ कोई पुराना कोई ऐतिहासिक स्थल है, तो ऐसे स्थानों पर भी लोग जाना चाहते हैं। साथ ही साथ संस्कृति और अर्थव्यवस्था, मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले लोगों को पर्यटन लुभाता है। जैसे घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन करके उभरा है। तो ये है भाई, इसको यहाँ पे कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स जो होते हैं, तो जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं। कर्नाटक में अगर हम देखें तो मेडिकेयर और कूर्ग जो है, ये इनका एक उदाहरण है। एक चिकित्सा पर्यटन होता है। चिकित्सा पर्यटन क्या है? चिकित्सा का मतलब होता है इलाज, और पर्यटन, तो इसको चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो देखो कि जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है, तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। मतलब कि चिकित्सा सेवाओं को पर्यटन के साथ जोड़ देना, ठीक है, ये कहलाता है। अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र के बाद में हम चतुर्थक क्रियाकलाप जो है वो इसमें शामिल है। तो देखो, जहां तक चतुर्थक क्रियाकलाप की बात है, ये बहुत ही विशिष्ट एवं जटिल प्रकार की क्रियाकलाप हैं, जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से है। जैसे शिक्षा, सूचना, शोध और विकास, ये जाएगा चतुर्थक क्रियाकलाप में। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन करना, मतलब किसी भी चीज के बारे में सोच के कोई डिसीजन निकालना, शोध करना और विकास के लिए नए विचार देना, ये चतुर्थक क्रियाकलाप है। चतुर्थक सेक्टर में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक और द्वितीयक से रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया है। मतलब लोग अब तृतीयक सेक्टर में जा रहे हैं, लोग अब चतुर्थक क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश हैं, वहां पे आधे से ज्यादा आबादी तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र में लगी हुई है। जबकि विकासशील देशों में आज भी जो है वो कृषि पर या प्राथमिक क्षेत्र पर और द्वितीय क्षेत्र पर लोग जो है वो लगे हुए हैं। एवं पारंपरिक कोष यानी म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर के परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों और डॉक्टरों के कार्यालय, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। तो ये सारे लोग जो है ना वो चतुर्थक क्षेत्र में जाते हैं, ध्यान रखना। कुछ तृतीयक क्रियाओं की भांति चतुर्थक क्रियाओं को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। बाह्य स्रोतन का मतलब होता है कि लोग, व्यक्ति कहीं पर बैठे हैं, वहीं बैठे बैठे उनसे कार्य करवाना। ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित और अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं होती है। इसके बाद यहां पे देखेंगे हम कि पंचमक क्रियाकलाप की अगर बात करें तो इसमें पंचमक क्रियाकलाप में वे सेवा हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग एवं नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। प्राय स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उप विभाग है, जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारिणियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त और विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना में इनका महत्व जो है उनकी संख्या से कहीं अधिक है। अब बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे संचार। तो संचार में क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने की जो व्यवस्था होती है वो संचार होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक संचार के माध्यम से ही सफल जो है वो हो पाया है। संचार विकास और जीवन स्तर सुधार में अहम भूमिका निभाता है। अब संचार के प्रकार, तो संचार के प्रकारों में देखो, एक होता है संचार और एक होता है जनसंचार। संचार क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जानकारियों के आदान प्रदान को कहा जाता है। और संचार के साधन हैं जैसे मोबाइल हो गया, पत्र हो गया, रेडियो, टीवी, इस जो टेलीविजन, ये जनसंचार में जाएंगे। तो
तो जनसंचार एक ऐसा स्रोत से अनेक व्यक्तियों के बीच जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया को हम जनसंचार कहते हैं। मतलब संचार तो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना। जनसंचार क्या होता है, एक स्थान से बहुत सारे लोगों को सूचना पहुंचाना। जैसे टीवी में कोई समाचार प्रसारित हो रहा है तो एक जगह से खबरें प्रसारित हो रही लेकिन पूरी दुनिया उसे देखती है। तो जनसंचार के साधनों में जैसे हो गया टीवी, हो गया रेडियो, हो गया इंटरनेट, हो गया है ना, पत्र पत्रिकाएं हो गया, पत्र पत्रिका जैसे प्रिंट मीडिया अपन कहते हैं, तो ये प्रिंट मीडिया भी भाई इसी में आएगा। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया, तो ये सभी इसी में आएंगे। अब नेक्स्ट हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन, यानी केपीओ। केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है ना, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स, ये केपीओ होता है। यह सूचना प्रेषित करने का बाह्य स्रोतन है जिसमें विशेषतया किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी संलग्न होते हैं, जैसे ई लर्निंग हो गया, अनुसंधान और विकास की जो क्रियाएं हो गई, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अब है चतुर्थक सेवाओं को ज्ञानोन्मुख सेक्टर क्यों कहा जाता है, ज्ञान का क्षेत्र इसे क्यों कहा जाता है। तो चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानोन्मुख सेक्टर है, मतलब ज्ञान आधारित है, ज्ञान के ही द्वारा ये सारी गतिविधियां होती हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। लोग अब धीरे धीरे चतुर्थक क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। एक ही प्रकार का काम तृतीयक एवं चतुर्थक दोनों का हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीयक श्रेणी में है, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न होकर किसी विशिष्ट प्रकार का आविष्कार करता है तो वह चतुर्थक क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो दोनों क्षेत्रों में जाते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप में अंतर क्या है। तो बिल्कुल अंतर है स्पष्ट रूप से द्वितीयक और तृतीयक में। तो कि द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन तकनीकी मशीनरी और फैक्ट्री के प्रबंधन से प्रभावित होती है। वहां पे सारा काम जो है वो मशीनरी से होगा, फैक्ट्रियां होगी, और उत्पादन के रूप में कोई वस्तु निर्मित होती है, भौतिक रूप से कोई न कोई चीज का निर्माण होता है। जबकि तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है और उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता है। तो जो लोग वहां पे लगे हुए हैं, जो अपना दिमाग वहां पे लगाते हैं, जो परिश्रम करके जो कार्य वो लोग करते हैं, वो जाएगा चतुर्थक क्षेत्र में और इसमें उनको पेमेंट मिलेगा, वो उनका भौतिक उत्पाद हो गया। अब होम सोरिंग होती है। तो देखो होम सोरिंग क्या होता है कि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को घर बैठकर काम करने की सुविधा प्रदान करना होम सोरिंग कहलाता है। यह सूचना प्रक्रमण क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी कोरोना काल में जो है वो वर्क फ्रॉम होम एक विशिष्ट प्रकार का जो कार्य शुरू हुआ था। श्रृंखला भंडार, एक भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार कहलाता है। और फिर होता है अंकीय विभाजन। फिर है अंकीय विभाजन, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर वितरित है। सूचना और संचार पर असमान रूप से प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर देशों के भीतर अंकीय विभाजन, तो ये हमारा अंतिम पॉइंट था। अब बच्चों ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे इस ऐप में मिलेगी। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है और यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ये आपको ज्योग्राफी का कोर्स मिलेगा। यहीं पर आपको हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिंदी कंपलसरी का सारे कोर्सेज मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे। आपको यहीं पर जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे करके आप जो है अपनी तैयारी को जान सकते हैं। कंप्लीट आपको जब टेस्ट सबमिट करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, आपको पता चलेगा आप किस रैंक पर, आपकी रैंक कौन सी लग रही है उस टेस्ट सीरीज में, है ना। जिन बच्चों ने जो भी टेस्ट सीरीज जो दे रहे हैं उनके हिसाब से।
तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। और इसके साथ ही हमारा एक नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो हमारी जो लिंक्स हैं, जैसे वेबसाइट की लिंक हो गया, ऐप की लिंक है, हमारे कोर्सेज की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, सारी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको वहाँ पे मिलती है। हमारी जो लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन हम यहाँ पे शेयर करते हैं। हम वहाँ पे पीडीएफ भी शेयर करते हैं, कुछ पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, कोर्स का सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका जो एमसीक्यूज टाइप का जो लाइव टेस्ट होता है वो इवनिंग में होता है 8:30 बजे। तो 8:30 बजे की लाइव क्लास में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे यहाँ पे मिलेगी। मिलते हैं अगला इसका जो चैप्टर है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।